माननीय लालजी टंडन जी और माननीय काशीराम जी ने मिलकर शायद मुझसे कहा गया कि आप चीफ मिनिस्टर बन जाइए। क्यों भारत सरकार भी रहे? बहन जी कहते हैं, हर एक को तो बहन जी नहीं कहा जा सकता। अपराधीकरण के खिलाफ, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ, सामाजिक राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे थे, इसको लेकर के आपका स्थानांतरण होता गया। उत्तर प्रदेश शासन में बीएसपी गवर्नमेंट रही और ऐसे समय में आप जो है सचिव शासन रहे, मायावती जी के बहुत ही नज़दीक रहे। सर, कैसा आपके प्रति जो है मायावती जी का व्यवहार रहा? 3 महीने वो रही पहली बार में, और उस 3 महीने में हमने जो योजनाएं बनाई, जातीयता समाप्त हो, सबसे बड़ा दुश्मन है वो रहेगा, सांप्रदायिकता खत्म हो, आतंकवाद खत्म हो। आप पहले से ही बनी बीएसपी, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, जनता दल में जा सकते थे, लेकिन आपको अपनी ही पार्टी बनाने की क्यों ज़रूरत महसूस हुई? मैं याद है मुझे, मैं कलेक्टर गाजियाबाद था 84 में, मुलायम सिंह यादव जी और मायावती मिली क्यों का तो जवाब ही नहीं देना चाहती। चैलेंज के साथ कहते हैं हमारे अलावा एक भी योजना बना दें जो उत्तर प्रदेश में या देश में लागू हो। रिपब्लिकन पार्टी ने भी काम किया, भी उनकी पार्टी पंजाब में क्यों नहीं कर पाए? पंजाब में पंजाब के रहने वाले थे, मेरे दुश्मन के रूप में काम किया उन्होंने। हम और आपकी बहन जी और मेरी बहन जी साथ खड़ी हुई। आरपीआई ने जो है समाज के साथ में धोखा दिया कि आरपीआई बिक गई। सवाल ये उठता है कि आरपीआई ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर मूवमेंट को खड़ा किया, तो वो सिंबल कौन था और हाथी किसका था? धोखा किसने किया? माननीय काशीराम को। इसी वजह से मैं नमस्कार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। मैं धीरेन्द्र कुमार एक बार फिर से द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के इस खास शो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस खास शो में बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों पर हम बात करने वाले हैं और हमारे साथ में एक बार फिर से मौजूद हैं, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कैडर आईएएस रहे, उत्तर प्रदेश शासन में प्रमुख सचिव रहे, केंद्र सरकार में सचिव भारत सरकार रहे, 36 साल प्रशासनिक सेवा के दौर में 58 बार स्थानांतरण किया गया, 41 साल पूरी प्रशासनिक सेवा देश को दिए। उस समय में जिस वक्त देश से भ्रष्टाचार और अपराधीकरण समाप्त करने के लिए अपने 36 साल के सर्विस काल के दौरान 58 बार उनको स्थानांतरण का सामना करना पड़ा, तो हमारे बीच में साहब मौजूद हैं। आपको बता दें, आपको सेवा काल के दौरान यूनेस्को के द्वारा महिला शिक्षा के किए गए कार्यों के रूप में सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश शासन प्रमुख सचिव के द्वारा आपको भ्रष्टाचार, ईमानदारी को देखते हुए, भ्रष्टाचार को खत्म करते हुए, अपराधीकरण को खत्म करते हुए और ईमानदारी को देखते हुए सम्मानित किया गया। ऐसे ही राष्ट्रपति के द्वारा आपको विभूषित किया गया, सम्मान किया गया। आपने दुनिया के करीब 20 देशों में यात्राएं की हैं, जिनमें चीन, जापान, रूस, यूके, सिंगापुर इत्यादि, अमेरिका सहित इत्यादि 23 के बीच में देश शामिल हैं। तो इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के आगरा में जन्मे और बहुत ही काबिल और होनहार पूर्व आईएएस डॉक्टर चंद्रपाल साहब। आज के इस खास कार्यक्रम में विशेष सवालों पर वो अपनी बात रखेंगे। दर्शकों से हमारी अपील है कि इस पूरे प्रोग्राम को अंत तक ज़रूर देखें
और अधिक से अधिक शेयर करना न भूलें। तो आइए चलते हैं इस खास विशेष कार्यक्रम की ओर, जिससे समाज के युवाओं में, महिलाओं को एक नई प्रेरणा और ऊर्जा मिलेगी। तो सबसे पहले आज के इस खास कार्यक्रम में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भाइयों और बहनों, ये आज का अवसर इन्होंने दिया है कि मैं बताऊं कि मुझे जीवन में अपने में क्या किया है और उसको विस्तृत रूप से हर कदम के बारे में जो जो कार्य किए, प्रशंसनीय कार्य हुए, बुराई के भी कार्य हुए, मगर जो कार्य किए हैं वो अद्वितीय हैं। वो दूसरे उसने कभी सोचा भी नहीं होगा जो मैंने किया है। जी बिल्कुल। सर, सबसे पहला हमारा सवाल है, आप उत्तर प्रदेश शासन में प्रमुख सचिव भी रहे, सचिव प्लानिंग भी रहे और साथ ही साथ आप केंद्र में सचिव भारत सरकार भी रहे। इस दौर में जब आप उत्तर प्रदेश में सचिव थे, उत्तर प्रदेश शासन में, तो ऐसे समय में जब बीएसपी शासन में थी, सरकार में थी, जिस दौर में जो है मायावती जी का जो रोल आता है, क्या सर आपके साथ में मायावती जी बीएसपी सुप्रीमो, आपका उनका कैसा व्यवहार रहा, जिसको लेकर के हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं। मायावती जी के बारे में मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि वो हम लोग सब लोगों की पूजनीय है और उन्होंने अपना सारा जीवन गरीब लोगों के लिए, अस्पृश्य लोगों के लिए, अनुसूचित जात के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए कार्य किया है। मगर मेरा उनसे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही लगाव रहा है और उसका कारण है, ऐतिहासिक कारण है कि जब बीएसपी की सरकार बनी तो बीएसपी की सरकार बनने के बाद में ये हुआ कि किसको प्रमुख सचिव बनाया जाए। तो प्रमुख सचिव पीएल पुनिया बने, जो उससे पहले माननीय मुलायम सिंह यादव जी के चीफ मिनिस्टर के काल में वो प्रमुख सचिव थे उनके। तो उन्होंने जैसे ही मायावती चीफ मिनिस्टर बनी, ये सुबह ही पहुंच गए अपना लिखा हुआ चिट्ठी लिख के कि साहब इस पर दस्तखत कर दीजिए, और उनको प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री बना दिया गया। जब प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री बना दिया गया तो हमारा साथी राय सिंह था, जिसने वर्चुअली मायावती जी को मुख्यमंत्री मानवर काशीराम जी के साथ साथ रह के काम करता था वो, तो उसने जो है उनको मुख्यमंत्री बनवा दिया। जब मुख्यमंत्री बन गए तो आप सब एपिसोड से हुए हैं, उसमें मुझे विस्तार से कुछ जानने की ज़रूरत नहीं। जब वो मुख्यमंत्री बन गई और उसके बाद उससे पहले मैं देहरादून गया था, और देहरादून से जाने से पहले मुझसे माननीय लालजी जी टंडन जी और माननीय काशीराम जी ने मिल के शायद मुझसे कहा गया कि आप चीफ मिनिस्टर बन जाइए, मायावती से चार्ज लेने से पूर्व। तो मैंने कहा, बड़ा साफ साफ हृदय का आदमी हूँ मैंने कहा कि ये तो काम नेताओं का है, मैं तो IAS ऑफिसर हूँ, मैं कैसे चीफ मिनिस्टर बन जाऊँगा। तो बड़ा अपने को बला टाल दी। एंड जब वो चीफ मिनिस्टर बन गई तो रात को हमको 10:30 बजे बुलाया, और बुला के आवास पे, अपने आवास 5 वही उनका मुख्यमंत्री आवास है जो, उस पर बुलाया था। और बुलाने के बाद वो नहीं आमने सामने बैठे थे कि मैं आपको प्लानिंग सेक्रेटरी बनाना चाहती हूँ। तो स्वाभाविक है, मैंने कि प्लानिंग सेक्रेटरी एक ऐसा पोस्ट है जो कि सारे सचिवों के किए हुए कार्य को कोऑर्डिनेट करना है, प्लान का संबंध है, रिव्यू करना है, योजना बनानी है। तो मेरी कौन सुनेगा, इतना जूनियर हूँ मैं, 72 बैच का हूँ, मुझसे ऊपर के 65, 67 और 68, 69 के लोग बैठे हैं हमारे। अगर आप अनुसूचित जात के अधिकारियों में लोग हैं तो उनमें से बहुत हैं। फिर वो जो बनने के लिए बहुत से बेचैन हैं, जो अपर कास्ट के लोग हैं ऑफिसर्स, वो भी तैयार हैं, तो आप उनमें से किसी को दे दीजिए। तो बहस करती रही कि नहीं, मैं तो आप ही को बनाऊंगी, आप ही को लगाऊंगी। मैं अपने पे अटक रहा, क्योंकि मैंने कभी किसी से पोस्ट मांगी नहीं थी जीवन में। जब वो दे रही हैं तभी मैं उसके लिए जो मैं समझता हूँ कि मैं अपने को नहीं परिपक्व दिखाई दे रहा था, जूनियर दिख रहा था, तो अजीब सा लग रहा था मुझे। तो मगर फिर
उससे पीछे नहीं हटे तो वो गई अंदर दूसरे कमरे में, शायद मानवर काशीराम जी बैठे होंगे या बात होगी, तो उनसे बात करके लौट के आई। तो हमसे फिर पूछा खड़े कि क्या आपने डिसाइड किया? मैंने मैं मैडम कहता हूँ भाई, सम्मान से तो आज भी मैडम कहता हूँ। लोग बहन जी कहते हैं, हर एक को तो बहन जी नहीं कहा जा सकता। मैंने मैडम, वो जहाँ तक संबंध है मेरा प्लानिंग सेक्रेटरी बनने का, वो मुझे इस तरह से इस कारण से नहीं सुहा दे रहा कि वो मुझसे सीनियर हैं लोग, तो मेरा लिए उसके बीच में काम करना बड़ा मुश्किल होगा। तो उन्होंने नहीं तो मैं चीफ मिनिस्टर हूँ तो, और ऑर्डर आदेश दे दूँ तो वो यही भाषा बोलती हैं। तो मैंने कहा तो ठीक है, फिर मुझे काहे को बुलाया आपने? आप ऑर्डर करेंगे, आप चीफ मिनिस्टर हैं, जो आप कहेंगे हम पालन करेंगे। और मैं वहाँ से जय भीम नमस्कार कह के चला आया जी। उसके बाद जैसे ही घर पे पहुँचा, हम और वो बैठे थे और कोई था ही नहीं कमरे में। तो ये भी नहीं है कि कोई दूसरा सुन रहा हो क्या हो, और या टेप हो रहा हो, कोई कर लिया हो किसी ने। राय सिंह के पास टेलीफोन पहुंच गया कि चंद्रपाल आया था मेरे पास, और किसी ने कहा उनके बिहाफ पे चंद्रपाल को मैंने प्लानिंग सेक्रेटरी मैंने कहा है। तो वो उसने टेलीफोन किया मुझे कि क्यों प्लानिंग सेक्रेटरी के पद ले आए? वो सस्पेंड कर दिया था, उससे पहले सस्पेंड कर दिया था दूसरे दिन राय सिंह को। तो सस्पेंड कर दिया था, इस वजह से उसे दुख भी था, मुझे भी दुख था। तो हमने कहा वो उसके घर पे हम अपनी धर्मपत्नी को लेके दोनों साथी हम दोस्त रहे हैं, हम उसके घर पे गए और वो मियाँ बीवी दोनों रो रहे थे। तो हमने कहा मैंने भाई ये नहीं है, ठीक है जो कुछ हो गया सो हो गया, और आप अलग रहो। फिर कुछ दिन के बाद अपने माननीय काशीराम जी ने एक प्रोग्राम किया इसमें लखनऊ के चौक, उसमें क्या नाम है आपका, चांदनी चौक के एरिया में, चौक एरिया में हुआ। साउथ इंडिया के कुछ कलाकार बुलाए थे। उस समय जब समाप्त हो गया प्रोग्राम तो माननीय काशीराम जी के पास में नमस्कार करने पहुंचा, तो कहते बैठा दिया। फिर बोले कि क्या हाल है? मैं कि आप हाल क्या है? आपने राय सिंह जिसने गद्दी पे बिठाया और आपने जो उसको सस्पेंड करवा दिया। तो नहीं उसको कल लाना और आप 9 बजे ले आना, और मैं माया से कह दूंगा कि वो बहाल कर देगी। तो मुझे खुशी हुई कि और सुबह, क्योंकि राय सिंह का दरवाज़ा बंद था, घुस नहीं सकता था। तो कार में, अपनी कार में, जो सरकारी कार मिली थी प्लानिंग कमीशन के, वहाँ से हम लेके उनको राय सिंह को वहाँ पहुँचे। और मैडम बोला, मैडम वहाँ 4 ऑफिसर थे, मैं था, एक बुआ सिंह शायद IPS ऑफिसर था, एक और कोई था। उनके सबके सामने बात हुई और हमने कहा कि देखिए उसने जो कुछ गलती की है, वो होम सेक्रेटरी या आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनना चाह रहा था, वो लाल बत्ती का बड़ा शौकीन है, वो नहीं कर पाया, तो इसलिए कह रहा होगा। और वो बुरी बात थी, हो गया। कह रहा अब कुछ हो गया तो हो गया, वो हम लोग काम करने लगे, अब तुम अपना काम करो, वो देखा जाएगा। वो सस्पेंड हो गया, मैंने अब करेंगे। फिर लौट के आए तो उसको मैं लेके गया, तो उनसे लिखवा दिया मायावती जी से कि साहब ये जो है ऐसे ऐसे आप कोई बोली होगा और इसको बहाल किया जाता है। तो जब बहाल किया जाता है तो मैंने लिख दीजिए इसमें, कल कोई उस बात को खोल दे कि साहब ये जो ऐसे ऐसे हुआ था, कोई जांच नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई, सस्पेंड हो गया फिर बहाल हो गया, तो अच्छा नहीं लगेगा। आप लिख दीजिए जिससे कि कल कोई आपके ऊपर भी कोई उंगली नहीं उठा पाए। और ये उनको सलाह दे दी और बहाल कर दिया गया। फिर मैंने उससे सलाह दी कि समाज कल्याण का सचिव बनाया था उसे, तो मैंने कि तुम मेहनत करो, ये सब अच्छा है, काम करो अपना, उनसे क्या मतलब। हाँ, माननीय काशीराम जी ने हमसे जरूर कहा था कि उससे कह दिए वो हमसे दूर रहे, उससे कहिए कि वो हमसे दूर रहे, हमारे मामलों में हस्तक्षेप न करे। राय सिंह। तो मैं ज़रूर कम्युनिकेट कर दूंगा आपकी भावना को, आपका आदेश है, वो बता देंगे कि आप अलग रहो, वो अपना काम करो, तुम ऑफिसर हो, ऑफिसर की तरह बिहेव करो। तुम ज़्यादा उससे स्टेज पे आप गवर्नर साहब के वो जहाँ शपथ ली जाती है, उस समय मियाँ बीवी दोनों स्टेज पे खड़े हुए थे और कोई नीचे बैठते हैं, वो ऊपर चढ़ा हुआ था। वो दिखावा ज़्यादा नज़दीक था, उनके दोनों के नज़दीक था, तो पता नहीं किस बात में नाराज़गी रही। उत्तर प्रदेश शासन में BSP गवर्नमेंट रही और ऐसे समय में आप जो है सचिव शासन रहे। बताया जाता है कि आप मायावती जी के बहुत ही नज़दीक रहे। सर, कैसा आपके प्रति जो है मायावती जी का व्यवहार रहा? जी, ऐसा है भाई, मायावती जी जो चीफ मिनिस्टर बनी, जैसे बताया हमने, हम सेक्रेटरी प्लानिंग बनाया,
3 महीने वो रहीं पहली बार में, और उस 3 महीने में हमने जो योजनाएं बनाई, जो इम्पोर्टेंट योजना है, अब उन्होंने उसके बाद वो शायद गवर्नर साहब का रूल हो गया, 3 महीने में जो योजना बनी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। एक तो डॉक्टर अंबेडकर ग्राम योजना, क्यों कि उन गांवों में कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती थी, जिनमें पॉपुलेशन शू कास्ट की सबसे ज़्यादा होती थी या 100% होती थी, वहाँ भी कोई काम नहीं होता था। कारण है एमएलए समझता था कि इनकी बात करेंगे, इन लोगों की बात करेंगे तो हमें वोट इनके मिलने नहीं है, या मिला है इन्हें नहीं, तो वहाँ वो निगलेक्ट होते थे काम। तो ऐसे गांवों में हर फैसिलिटी देने के लिए अलग से योजना बनी कि उनमें अलग से पैसा लगेगा, और जो पैसा लगेगा प्लान से वो ज़्यादातर पहले इन गांवों में लगेगा। तो एक तो डॉक्टर अंबेडकर ग्राम योजना, जिसमें कि बहुत से आइडिया थे कि इतने हर हालत में इतने विभाग के काम होंगे उन गाँवों में, वो काम करे तो एक तरह से वो गाँव आज भी पॉपुलर हैं बहुत ज़्यादा। ट्रेनिंग भी है वहाँ, शिक्षा भी है, प्राइमरी स्कूल भी है, जूनियर हाई स्कूल भी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है, जितने भी हो सकते थे सब काम उन गाँवों में कराए गए हमारे द्वारा। तो उसके बाद में बीच में इन्होंने कहा कि सारा पैसा वहीं लगाया जा रहा है, तो गवर्नर साहब के सेक्रेटरी थे त्रिपाठी जी शायद, उन्होंने कहा होगा, हमने कहा मैंने उनको उन गाँवों को कभी कुछ पैसा ही नहीं लगा, उनको कभी किसी ने बॉदर ही नहीं किया, हमने कर दिया तो ये तो आप शाबाशी देनी चाहिए। तो गवर्नर साहब ने लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर ग्राम योजना एक महत्वपूर्ण योजना है, इट शुड कंटिन्यू, नहीं तो तभी गवर्नर रेजिम आ गया था, ख़त्म हो गया होता। दूसरा उसके बाद उससे पहले साथ में ये भी हुआ कि स्कॉलरशिप्स वगैरह देने की बात थी, प्राइमरी स्कूल एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप दिलवाया, गवर्नर रेजिम हो गया। मायावती जी का सेकंड टर्म जब आया तब ये बनी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर वगैरह, तो हमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट बना, ये तो चीफ मिनिस्टर थी, हमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट बनाया, चेयरमैन यूपीएसआरटीसी बनाया। जब ये बनाया तो उस बीच में ही सतीश रामवीर उपाध्याय ने एक प्रोजेक्ट निकाला कि दिल्ली सहारनपुर रूट पे प्राइवेट बसेज होनी चाहिए। अब दिल्ली सहारनपुर रूट पे प्राइवेट बसेज न हो, प्राइवेटाइजेशन न हो, यह सुप्रीम कोर्ट से हमारा यूपी रोडवेज जो हार चुका था, क्योंकि उन्होंने कहा यूपीएसआरटीसी के ऊपर यूपी रोडवेज जीत गया और सुप्रीम कोर्ट से, तो उनको अब किसी तरह से प्राइवेट नहीं कर सकते थे, मगर वो लगी हुई थी कि प्राइवेट होना चाहिए। तो प्राइवेट न करके हमने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। तो उन्होंने रामवीर उपाध्याय ने बुलाया कि साहब देखिए आप हाथरस के हैं, आप टूंडला के, मैं हाथरस का हूँ, और इस तरह से जो काम किया जाए, जैसे कि है कि हम एक ही उसके हैं पद्धति के हैं, बीएसपी माइंडेड हैं। तो मैंने कहा मैं बीएसपी माइंडेड नहीं हूँ, मैं भरजनों के लिए हूँ, गरीबों के लिए हूँ, मगर वहाँ पर जो प्राइवेट बसें नहीं चल सकती। फिर बहुत पीछे पड़े हुए, तब भी वहाँ के लोग आए प्राइवेट बसें चलवाने के लिए, दबाव डालने के लिए, पूरा मिलने आए। तो हमने मैनेजर को कहा कि आप जो फ़ौरन प्राइवेट बसें हायर करो और उस रूट पर लगा दो, और वहाँ पर जो मेरठ वाली जो रूट होगी वहाँ से दिल्ली मेरठ वगैरह, वो अपने प्राइवेट बसें ले लो, वो लगा दो, सरकारी बसें उस पर चला दो, जिससे ये लोग कह रहे हैं कि हमें वो करना चाहिए। यहाँ तक गवर्नर साहब थे, उन्होंने भी उनके ज़माने में भी भेजा गया था एक डेलीगेशन, मैंने सख्त मना कर दिया। फाइनली वो मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, इसी बात से कि मैंने मना करा कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब था प्राइवेट लोग जो है करोड़ों रुपया कमाते और हमारे जो सरकारी बसें थी वो बैठ जाती, कोई नहीं काम करते उसमें। तो एक तो वो हुआ, वो भी ट्रांसफ़र हुआ, वो रामवीर उपाध्याय ने कराया, और रामवीर उपाध्याय ने कितने रुपये कमाए हैं, क्या कराया है। फिर उसको बनाया पावर का, मिनिस्टर फॉर पावर। तो पावर में आगरा का प्राइवेटाइजेशन हुआ, तो आप देखो उनकी महल, कितने बड़े महल बने हुए हैं, कोई चिंता नहीं, किसी को कोई चिंता नहीं रहा। फिलहाल वहाँ से भी मेरा ट्रांसफ़र इसी वजह से हुआ था। तीसरा ये हो गया, सेकंड टर्म में इन्होंने तब किया। उसके बाद में लेबर डिपार्टमेंट में किया था। लेबर डिपार्टमेंट में जो किया उसमें भी हम काम करने लगे, गरीबों का जो मिनिमम वेजेस इतने मिलना चाहिए, ये जितना मिलना है, और बेईमानों के खिलाफ जांच करने के लिए मायावती जी ने खुद ऑर्डर किए थे कि इनके खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी की जाए। तो विजिलेंस इंक्वायरी मैंने करवा दी। और कुछ ऑफिसर्स थे जो डायरेक्टर जो उसके होते हैं, फैक्ट्री के होते हैं, वो रुपया कमाते होंगे, तो वो करा दिए। मगर वो मायावती जी के गई थी उसमें
फर्क कन्नौज में जी। हमारी जो वो थी चीफ मिनिस्टर थी उनके उसे असेंबली इलेक्शंस में क्या होगा, फिर आके लौट के हमारे ऊपर दबाव डाला गया कि इसको उनको विजिलेंस इंक्वायरी जो मायावती ने शुरू की थी एज ए चीफ मिनिस्टर, इनको वापस कर लिया जाए। तो मैंने कि ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं मैडम से बात करूंगा कि ये कैसे संभव हो सकता है कि एक बार जब मुख्यमंत्री के आदेशानुसार हमने आर्डर जारी किए हैं और उनका लड़का था कोई कैप्टन को पेपर में दे दिया। तो हमने कहा सबसे ये क्या हो रहा है आपके सरकार में, लालजी टंडन थे और थे, सबसे हमने शिकायत किया कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था। हैं माननीय अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे, तो यहाँ पर मुझे याद है कि उनके बीच में मेरे बीच में बहुत अच्छी तरह से बात हुई। उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये बेईमान लोगों को ऐसे कह दिया जाएगा, आपका स्टैंड तो सही है। और कुछ दिनों के बाद मेरा ट्रांसफ़र होने वाला है, तो हम मायावती जी तो मिलती नहीं थी, तो ठीक है ट्रांसफ़र होने वाला, तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं 1-2 महीने के लिए नहीं हुआ और फिर नवीन वाजपेयी को वहाँ पर बना दिया गया। तो ये इस तरह के अप्स एंड डाउन्स चलते रहे और अप्स एंड डाउन चलने की वजह से ही ट्रांसफ़र होता रहा। और बेईमान को जैसे हाउसिंग कमिश्नर था, हाउसिंग कमिश्नर में जब मकान देने की बात आई तो एक आदमी एक मकान के पीछे पड़ गया कि ऑफिस खाली करके हमें दे दो। हमने कहा नहीं देंगे, नहीं दिया। तो माननीय वीर बहादुर सिंह ने 3-4 बार बुलाया, सारे इस्तीफा दे गए बोर्ड। मैंने कि तो आप ये बताइए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंजीनियर की ऑफिस खाली करके किसी का एक इंडिविजुअल आदमी को, वो भी आउट ऑफ टर्न रजिस्ट्रेशन हुआ, उसको कैसे दे दिया जाए। तो वीर बहादुर सिंह साहब बुलाते थे, हमारे वे जाके बताते थे, तो उससे मैंने रख गए। फिर अंततः चेयरमैन ने भी इस्तीफा दे दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि चंद्रपाल मैं क्या करूँ, तो मुझे डायरेक्टर मंडी परिषद बनाया। तो मैंने कहा मैंने साहब मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर ईमानदारी से काम करने के बाद भी अगर ट्रांसफ़र होता है और वो ह्यूमिलेट करता है, कह रहा है कि मैं सस्पेंड करवा दूंगा और वो सस्पेंड न करा करके मेरा ट्रांसफ़र करवा देता है, तो ये तो फिर मेरा मन कैसे लगेगा, मैं नहीं करूँगा। छुट्टी बैठा रहा और डायरेक्टर मंडी परिषद ने कहा, तो चीफ सेक्रेटरी बोले वहाँ पर 100 करोड़ रखे हुए हैं चंद्रपाल। तो मैंने ठीक है खिलाने के लिए किसी को भेज दीजिए, मुझे नहीं चाहिए आपके 100 करोड़ रुपये। कल्याण किशन थे, मैं सबके सामने कहता हूँ, पब्लिक के सामने कह रहा हूँ। कैसे आपको ऑफर देने की कोशिश की गई? नहीं ऑफर के नहीं, वो कह रहे 100 करोड़ रखे हैं। उनका सेंटेंस यही था कि 100 करोड़ रुपए है वहाँ पर, तो सोच रहे हैं कि बेईमानी करेंगे, क्या करेंगे, क्यों रखेंगे। 1 महीना छुट्टी बैठा रहा। 1 महीना छुट्टी के बाद फिर मैनेजिंग डायरेक्टर कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स कानपुर, वहाँ पोस्टिंग हुई। फिर मैं पहुँच गया चीफ सेक्रेटरी के पास। मैंने सर आपसे कहा ना कि आप लोग काम तो करने नहीं देते हो ईमानदारी से, तो मैं नहीं काम करूँगा, मुझे आप स्पेशल सेक्रेटरी बना दीजिए कहीं पे। तो स्पेशल सेक्रेटरी बनने की रैंक में थे, तो मैंने वहाँ कर दीजिए, हमें क्या किसी और को भेज दीजिए वहाँ। तो मेरा साथी था ऐसा झा, वो गया था वहाँ पर कानपुर, मैं नहीं गया। और उसके बाद वहाँ मुझे बैठाए रह के और रोज़ाना धमकियाँ, सस्पेंड कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। और क्या मैंने घर बैठे हैं जो हम अपनी फिएट गाड़ी लेके अपने उसमें चले जाते थे सेक्रेटरीट में। मगर पोस्टिंग स्पेशल सेक्रेटरी जब बना तो स्पेशल सेक्रेटरी में भी काम नहीं दिया। 3 महीने के उसमें मुझे एडवर्स एंट्री लगी। एडवर्स एंट्री का मतलब संतोषजनक। चीफ सेक्रेटरी ने भी संतोषजनक लिखा, जिससे मेरा सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनना भी मुश्किल हो रहा था। खैर वो किसी तरह से हो गया। तो मनमोहन सिंह साहब अगर न होते तो न होता, सब मेरिट के आधार पर हुआ, तो उससे हो गया। फिर वहाँ काम किया। यहाँ पर जो ट्रांसफ़र हुआ है वो मैंने आपको किस्सा सुनाया। और फिर उसके बाद जब एक हुआ कि साहब बाबा साहब के जो एक ने लिखते थे, स्पीकर थे, कौन थे, बाबा साहब ने पाकिस्तान बनवा दिया। अब सामाजिक आदमी बाबा साहब के खून से बने हुए हैं और उनकी बेइज्जती हो कि साहब उन पे ये लांछन लगा कि मुझसे बना दिया है, तो बड़ी दुख की बात है। तो हमने कहा नहीं, बाबा साहब ने ऐसा कभी नहीं कहा कि होना चाहिए, और किसी भी हालत में उनके ऊपर ऐसी उंगली उठाएंगे कि उनकी इमेज ख़राब करना चाहोगे। मायावती का सेकंड टाइम का शायद ज़माना था, तो फिर मैंने कि अब कहेंगे कि हम बोलते हैं हम हिंदू नहीं हैं। तो इस पर बात को छपा होगा पेपर में, तो इसमें पुनिया ने समझा दिया मायावती जी को कि चंद्रपाल अगर यहाँ रहेगा तो दिल्ली लखनऊ में रहेगा तो आपका जो गवर्नमेंट गिर जाएगी, भाजपा नाराज़ हो जाएगी, इसलिए चंद्रपाल को हटा दो। मेरा यहाँ से उस समय में उसमें था सिविल डिफेंस, होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस का चीफ सेक्रेटरी था, तो इसलिए मेरा वहाँ से उस बात पर भी ट्रांसफ़र हुआ। और ये सिर्फ सेमिनार करने पर,
हमने कहा कि बाबा साहब की इमेज खराब करने की जरूरत करते रहते थे। जैसे संविधान समीक्षा क्यों, उस पर हमने सेमिनार किए थे 4, मोस्ट समय वीपी सिंह साहब को मुख्य अतिथि बुलाते थे। तो बात सही है कि समीक्षा काहे की बात की समीक्षा, हमने मना किया। तो ये सब बातें थी। ट्रांसफ़र हो गया। अब हो गया के बाद सिर्फ 6 महीने तक मायावती जी मिली नहीं। और जिन ऑफिसर्स का मैं अध्यक्ष था कि पिछले कई सालों से, उनमें से भी किसी आदमी ने जाके ये नहीं कहा कि बहन जी उनके साथ बहुत जास्ती हो रही है। इन्होंने किसी ने ये दर्द नहीं देखा कि मैंने क्या कहा। मैंने ये तो कहा कि बाबा साहब की इमेज खराब होने के हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही सेंटेंस आज भी कह रहा हूँ मैं, जो मैं कह रहा हूँ मैं ओथ कह रहा हूँ, एक शब्द भी इधर उधर गलत नहीं कह रहा हूँ। कोई भी जाके जांच करा रही इस बात की। तो वो ट्रांसफर कर दिया, तो मिल के नहीं दी। 14-15 अगस्त को जो असम वहाँ बैठी थी पार्लियामेंट, इसमें गवर्नर साहब के यहाँ सब लोग जाते हैं, हम भी गए तो बैठी थी, तो हमने नमस्कार करा। हाँ, नमस्कार करके हम मैडम कहते हैं, लोगों को आदत है, होगी कुछ, मैंने किसी को नहीं कहा मैडम। मैंने कहा हमने क्या गलती की है बता तो दीजिए मुझे। मैंने बाबा साहब का आप ही ने लिखा था कि चंद्रपाल कृपया देखें। तो देखने को क्या मुझे, मैंने पढ़ नहीं सकता था, मेरे यहाँ भी अखबार आता। तो मैंने समझा कि आप सेमिनार चाहती हैं, तो मैंने सेमिनार करवा दिया। तो इसमें क्या देखें, तो देखने के बाद हो गया। मैं आपको मिलती क्यों नहीं, आप मिल के बात तो करिए। तो मैं 24 अगस्त को बुलाऊंगी, 24 अगस्त को बुलाऊंगी। उसके बाद वो 24 अगस्त को नहीं आया, उसी दिन वो इस्तीफा दे के चली गई। तो यह मायावती तक का ये वो 24 अगस्त वापस नहीं आया। हाँ, पता नहीं, ये फिलहाल मुझे उन्होंने बुलाया नहीं, न मैं गया और न मैंने कभी उनसे कहा कि मुझे कुछ चाहिए आपसे जी। तो कभी कोई पोस्ट चाहिए या कुछ चाहिए, मैं और लोग मांगते हैं, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा उनसे। तो बस यही था संबंध। मैं गया, एक बार मुलाकात हुई उनसे जब मानवर काशीराम जी की डेथ हुई जी, तब मैं गया था, वहाँ दिल्ली में था वो पोस्टेड। तो मैंने नमस्कार किया, ऊपर से उतर के आए मुस्कुराते हुए, कहे नमस्कार खड़ी। तो हमारे यहाँ के और साथी जितने लोग थे, रिपब्लिकन पार्टी ने भी काम किया, उन्होंने किया। मैं तो पॉलिटिकल नहीं था, मेरी मिसेज थी, बेचारी जाती थी, हाथ घूमती रही, हाथ जोड़ते हुए सबके, क्योंकि ज़बरदस्ती टिकट दे करके ज़बरदस्ती हराने का काम किया जाता था, जिससे कि चंद्रपाल की ख्याति है उससे उनको वोट तो मिल सकें जाटवों के। यार उल्टा हमारी मिसेज जो देवी जैसी बेचारी, हाथ उसने सिखाया पॉलिटिक्स लोगों को, नेताओं को। ये नहीं है कि गांव में एक सेठ के यहाँ बैठ गए और बस वहीं से वोट मिल गए, वो हर एक घर गई है और फिर भी लोगों ने हरा दिया। तो हमारे लिए तो ये है कि चुडुगल पानी में डूब मत बजाना चाहिए, क्योंकि हमें तो जाटवों ने ही अपना नहीं समझा जी। बिल्कुल। और दूसरी बात ये, जैसा कि अभी आपने बताया कि मानवर साहब अम्बेडकर मराठावाड़ा जो वहाँ महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा था कि उस यूनिवर्सिटी का नाम अम्बेडकर यूनिवर्सिटी रखा जाए, तो उसके एविडेंस के आधार पर भी मेरे पास कुछ एविडेंस हैं, वो दर्शाते हैं, बाकायदा पेपर कटिंग है और मैगज़ीन के द्वारा उसमें दर्शाया गया है। तो उसमें ये बताते हैं कि मानवर कांसीराम साहब वो कतई नहीं चाहते थे, बल्कि उन्होंने साफ साफ के तौर पर एक बयान दिया था सम्मेलन में कि इन दलित चमार महार युवाओं को अम्बेडकर जो यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे हैं इसका पीछा छोड़ देना चाहिए, यानी अम्बेडकर का पीछा छोड़ देना चाहिए, और ये लोग हमसे जुड़े तभी इनका कल्याण होगा। तो उनका कल्याण कर तो गए, वो उनका कल्याण किया सतीश मिश्रा का, उन्होंने कल्याण किया रामवीर उपाध्याय का, उन्होंने किया और लोगों का। हमारा किसी का कोई कल्याण किया क्या? आपने ये जो बने हैं ना, ये जो शुरू का सप्लान नहीं बनाया होता तो उससे रुपया नहीं आया होता तो ये नहीं बन पाते जितना भी। ये जो डॉक्टर अम्बेडकर जो सामाजिक परिवर्तन मंच का, तो मैं 74-75 से मैं अध्यक्ष हूँ। हमारे उसको नकल करके सामाजिक, वो चीफ इंजीनियर था, हमारा साथी था अम्बेडकर महासभा में, उसी के वजह से तो बना ये सब सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल और फलाना स्थल, ये सब चंद्रपाल का ब्रेन है। और कौन किसके पास दिमाग था? मायावती तो ये कहती थी, हमने कहा चलिए बुद्ध के वो आए हैं, आ रहे हैं, हम लोगों ने बुलाया था जो बुद्ध के पुजारी हैं वहाँ, क्या नाम है, तो मैंने कि वो आ रहे हैं दलाई लामा, मैं चलिए। तो और लोग आए ऑफिसर्स जो हमारे उसमें एसोसिएशन में थे, जिन्होंने बुलाया था वो नहीं आए।
नहीं आए, फिर हमें कि आप ही जाइए सर, आप ही ला सकते हैं। तो हमारे मायावती जी तो हमेशा अच्छे संबंध रहे। अब उनको ऐसे चुगलखोर मिलते रहे और मेरे दुश्मन के रूप में काम किया उन्होंने। मेरा नुकसान किया, उनका नुकसान तो किया ही किया। मेरा नुकसान किया, आज नहीं, फिर मेरा जैसे आदमी इनके साथ खड़े हो जाए, हम और आपकी बहन जी और मेरी बहन जी साथ खड़ी हो जाए, तो कहना चाहिए चैलेंज करना कि कोई मुकाबला नहीं कर पाई कोई पार्टी हो। मगर उनके दिमाग में तो सतीश मिश्रा फलाने वही घुसे, तो वो अपना करते रहे। एक और सवाल है सर, जैसा कि लोग ये बताते हैं कि आरपीआई ने जो है समाज के साथ में धोखा दिया। जैसा कि इतिहास के पन्ने ये दावा करते हैं, ये कहते हैं, चीख चीख करके कहते हैं कि जब आरपीआई, बाबा साहेब की जो आरपीआई थी वो दलितों के हित के लिए काम कर रही थी, और उत्तर प्रदेश विशेष रूप से, पूरे भारत में काम तो चल ही रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश में यहाँ पर काम भी हुआ। कई एमपी एमएलए और विधायक 17 एमएलए आए थे, 17-18 एमएलए बने, और जिसमें 2-3 शुरुआती दौर में एमपी भी बने, जिसमें संघप्रिय गौतम और जो है ये बीपी मौर्य जी जो गए। इसी के साथ में लोग ये कहते हैं कि आरपीआई बिक गई। बल्कि सवाल ये उठता है कि आरपीआई ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में मूवमेंट को खड़ा किया, अंबेडकर मूवमेंट को खड़ा किया। तो वो सिंबल कौन था? सिंबल चूंकि चुनाव चिन्ह हाथी था, और हाथी किसका था? वो बाबा साहब अंबेडकर का जी का था। तो धोखा किसने किया? आखिरकार आरपीआई ने धोखा किया समाज के साथ में, या जो वर्तमान में जो बीएसपी गवर्नमेंट में जो आए लोग उन्होंने धोखा दिया? इस पर जरा सर एक्सप्लेन हम चाहेंगे। अच्छा, कि आखिरकार चुनाव चिन्ह हाथी आया कहाँ से और किन लोगों ने इसको इधर से उधर किया? भैया मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, न तो मुझे हाथियों की चिंता है न गधों की चिंता है। मैं तो अपना सिंपल सा है, मेरा क्या है कि वो वॉकिंग स्टिक वो भी नहीं दे रहे इतने सालों से, वो परमानेंट नहीं कर रहे चुनाव चिन्ह। वो कहते हैं आप तो इलेक्शन जीत ही नहीं पाए, आपके साथ कितने मेंबर हैं, जब तक आपके साथ मेंबर नहीं होंगे। और मैं कहता हूँ, मैं सोचता हूँ गंभीरतापूर्वक, ये जो आम आदमी पार्टी का लड़का है, वो जब बन रहा था तब मैं आगरा में था, तो वहाँ के जो व्यापारी वर्ग के लोग थे, वो तो व्यापारी है ना, बनिया है, बंसल है, तो इसलिए वो बात करें सर आप क्यों नहीं इनके साथ चले जाते, इनके उद्देश्य तो आप ही के जैसे हैं, भ्रष्टाचार के बारे में ये वो। मैं देखना ये सब जेल जाएंगे, ये सब दिखाने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ये सब जेल जाएंगे। आज वो सब के सब आम आदमी पार्टी के सब नेता जेल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? हमने फोरकास्ट किया था पक्का, सब इनके नियत नहीं ठीक है ना। भ्रष्टाचार करें, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना अलग बात है, और नियत के अनुसार होना चाहिए। नियत आपके ठीक है तभी तो होगा। तो बाबा साहब डॉक्टर ये जो मानवर काशीराम को इसी वजह से मैं तो दूसरे छोटे भाई की तरह मानते थे। मेरी सलाह के बिना एक शब्द नहीं होते जी, हाँ से एक शब्द इधर उधर नहीं बोलते थे जी, क्योंकि हम उनको सही रास्ते पर ले जाना चाहते थे, वो नहीं आना चाहते, वो चोर चपाटों के बीच में फंस गए। बहुत ही नज़दीक रहे और करीबी रहे आप जो है मानव काशीराम जी के साथ। सब जानते हैं, सही सलाह देता था। एक बार जो जापान से आई है पुनिया, इनके साथ गए थे वहाँ जापान से लौट के आए, तो पेपर में लिखा हुआ रखा था कि सवाल सर जी बीच में नहीं पेपर में लिखा हुआ रखा था कि साहब ये जो है IAS ऑफिसर को सस्पेंड करने का ऐसे नहीं होना चाहिए, और हर चीज़ इस तरह का था। तो हमसे आके वो देखती है ये कैसे छप गया, तुम्हारे होते हुए मेंबर हो तुम तो उसके। तो मैं मेंबर हूँ एग्जीक्यूटिव का, मैं आपके एग्जीक्यूटिव का मेंबर थोड़ी हूँ जी, हाँ, इसलिए छप गया। तो छपा, हम तो उनको मैंने कहा आप ऐसे थोड़ी सस्पेंड कर सकते हैं जैसे आप करती हैं। उसका रास्ता ये है कि आप उनको कारण बताइए कैसा क्या आपने ये किया है। वो जवाब नहीं दे पाता सेटिस्फैक्टरी, तब आप सस्पेंड कर सकते हैं, और सस्पेंड करने से आप निकाल तो सकते नहीं संविधान के अंतर्गत। हरिश्चंद्रा को सस्पेंड किया, उसमें खड़े हुए बीच में कॉरिडोर में किसी ने निकाल दिया। वो स्पोर्ट्स कॉलेज बना था कि स्पोर्ट्स कॉलेज में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, लड़कों का जो कॉलेज है उसमें स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स की सीट हो, सुकाज का भी रिजर्वेशन होना चाहिए। तो उसी बात को उसने हरिश्चंद्रा ने बेचारे ने छाप दिया, और उसने कार्यान्वयन कर दिया, और जो स्पोर्ट्स के लोग के लड़के उन्हें रिजर्वेशन दिलवा दिया, उसको सस्पेंड कर दिया। अब परेशान, अब हमारे राजन कॉलोनी में रहता था, तो हमने कहा आप जाके लालजी टंडन से उससे कहा नहीं क्या हो रहा है,
ऐसे क्यों हो रहा है, दर्शन क्यों, काय बात है। उनसे मायावती से बात करने का सवाल ही नहीं था। वो तो अपने को उनको सबसे बड़ा लॉर्ड समझते हैं। ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कभी से लॉर्ड बनाए, अपने को बनाए, मगर अगर गरीबों का काम करना है तो अब अपने भतीजों पहले तो कहा कि मैं किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाऊंगी, फिर उत्तराधिकारी बना दिया अपने भतीजे को, तो उसी पे जारी रखना चाहिए, वो भी नहीं करना चाहिए। अरे भाई उसी को बोले रहते, आपका खून था करता, फिर हटा दिया, अब उसके बाद हटाने के बाद फिर बना दिया, तो अब ख्याति क्या रहे? हटाया फिर रख लिया, फिर हटाया फिर भतीजे लिया। की ख्याति क्या है? जी आप भतीजे को मानते हैं एमबीए करके आए, फलाना है, हमारे तीनों बच्चे एमबीए इसमें कौन सी खास बात? जी एमबीए पढ़ के आते हैं, तो कहते हैं हम वो आते हैं, वेतन एक वो है, तो कहे हमने सरकार वहाँ से नौकरी छोड़ के आए हैं, जी लाखों रुपया मिलता था, मैं जी। समाज सेवा करना चाहता हूँ, जी। इसलिए मैं छोड़ के फॉरेन कंट्री में छोड़ के चला आया। जी है हमारी बेटी की बेटी जो कर रही है लंदन से, मेरा बेटा कर चुका एमएससी फाइनेंस एंड अकाउंटेंट लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स करके आया। तब इसमें क्या कौन सी बहुत बड़ी बात जी है? और हम तो बिल्कुल गरीब के बेटे थे और गरीब हैं, आज भी हम गरीबों के दिल में हमारे में रहम आता है हमेशा देखते हैं, इसलिए क्योंकि रहम नहीं उनका अधिकार समझते हैं, बिल्कुल इसलिए उनको बनाया है कि उनके लिए जितनी योजनाएं वो बनाओ उतनी हो सकती है काम। जी ठीक है, यह भी मुझे धन्यवाद बहुत आपने खैर बात, मैं जिनको भूलना नहीं चाहता जिन बात, आज भी मायावती जी को जरूर कहा है लोगों से, और मैंने कहा भी है उनके भतीजे पे भी लिखा था कि आप बता दो कि सब कुछ होते हुए भी मैं अपनी पार्टी को तो किसी रही हुई मुझे मालूम नहीं। फिलहाल प्लानिंग का जो काम शुरू हुआ तो हमने पूछा सब जगह से, पहले जो हम काम कर चुके थे वो तो थे ही, जैसे 86 में, ये तो बाद की बात है ना, 86 में मैं हाउसिंग कमिश्नर था। जी हाउसिंग कमिश्नर में मेरी आदत है कि मैं दलितों के बारे में पूछना, ये करना, वो का ये रहा है, क्योंकि मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ वो अभी नहीं भूल पाता हूँ। जी और वहाँ जाके मैंने पूछा कितनी आवास मिले हैं हमारे लोगों को, जी तो 2.5%, 20 साल में 2.5% मकान मिले थे केवल शुरुआत के लोगों के लिए। तो हमने कह दिया उसी में अपने ऑफिसर्स में, एडिशनल कमिश्नर वगैरह वगैरह बैठे हुए थे कि आज से कम इनको पॉपुलेशन के बराबर तो मकान इनको आरक्षित रहने चाहिए, जिससे कि इनको मकान मिल सके, क्योंकि इनको किराए पे भी कोई मकान देने को तैयार नहीं है, तो अपने रुपए से तो उनको मकान मिलना चाहिए। तो वो हर उस समय से 21% मकान शुरू हुए, और हमने कहा जो मकान खाली हों, अगर जिसके पास मकान नहीं है वो लेना चाहे तो हम उसको 78,000 रुपया कर्ज भी दे देंगे, मैं उसको मकान अवश्य दे देंगे, अलॉट करेंगे। तो उसके आधार पर मुझे खुशी है कि आज सारे प्रदेश में आपके आवास जितने भी दिखाई देते हैं अनुसूचित जात के लोगों को मिले हैं, वो सिर्फ उसी आदेश के बाद हुए मिले हैं। तो ये पहला कितना ईयरमार काम है। उसके बाद जब भारत सरकार गए तो आवास के बारे में प्राइम मिनिस्टर आवास योजना बनवा दी, और प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में सारे देश के जितने भी आवास योजना आज चल रही हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के माध्यम से, वो भी आपके चंद्रपाल भाई की देन है। इसी के साथ में जैसा कि व्यवहार की बात हम कर रहे थे, आपके साथ में जैसा व्यवहार रहा बीएसपी शासन में, मायावती जी ने आपके साथ में जो व्यवहार किया आपने बताया, जिसके साथ साथ में ये भी सुना गया है कि आपका स्थानांतरण भी किया गया। तो किन बातों को लेकर के स्थानांतरण किया, क्योंकि 36 वर्ष के कार्यकाल में आपका 58 बार स्थानांतरण ये बड़ी चिंता जताता है, क्योंकि ऐसा ऑफिसर शायद ही कोई ऐसा वर्तमान समय में हो जिसका 36 वर्ष की समय में 58 बार स्थानांतरण किया गया हो। नहीं, तो आपने जो बात पूरी नहीं होने दी, प्लानिंग सेक्रेटरी के रूप में हमने काम करना शुरू किया जी। उससे पहले आवास की बताया, आवास आयुक्त में अच्छा सा काम किया भारत सरकार में, उसी के आधार पर शुरू हुआ। तो ये जो आप कह रहे हो कि स्थानांतरण की बात है, हाँ स्थानांतरण तो होते ही रहे, और स्थानांतरण होना कोई वैसी बात भी नहीं है कि चीफ मिनिस्टर मालिक होते हैं, उनको नहीं पसंद आए हटा सकते हैं। नहीं तो ये हम मान लें कि कहीं ना कहीं आपका भारत में अपराधीकरण के खिलाफ, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ, सामाजिक राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे थे, इसको लेकर के आपका स्थानांतरण होता गया। नहीं, ये एक ही नहीं है, एक के साथ थोड़े हुआ, ये जब से शुरुआत हुई, हम 72 बैच के हैं, 74 में सबसे पहले पीलीभीत में ट्रेनिंग में आए थे। पीलीभीत में हमको डीएसओ बना दिया, ट्रेनिंग में डीएसओ बना दिया, तो
उत्साह बढ़ा, क्योंकि हम 3 साल आईपीएस रह के आ चुके थे। इसलिए डीएम ने सोचा कि ये यहाँ पर बहुत ही खराब आपूर्ति का विभाग चल रहा है, चंदपाल को दे दो। तो हमको डीएसए को काम में वहाँ काम किया और जितनी दुर्व्यवस्था थी उसको सब ठीक किया। और हाँ, ब्लैक मार्केटियर्स जितने थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की। और उसके बाद हम वहाँ से पीलीभीत से हट के हम एसडीएम फरीदपुर आए, बरेली डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पर भी जब बात हुई तो जितने भी बदमाश टाइप के लोग होते थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी। और एक दिन हड़ताल कर दी, सारे ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल कर दी उनके खिलाफ, जो ट्रांसपोर्ट चलाने वाले थे उनके खिलाफ। और जो नगर पालिका का अध्यक्ष था छोटे फरीदपुर का, उसने भाई ने रात से लाइन लग गई वहाँ पर। हम गए और जीप थी नहीं शायद, उसमें उसमें कार में बैठ के गए अपने पीएस के साथ लेके गए। तो वहाँ पर देखा कि रात सब फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट में लाइन लगी हुई है, बहुत बड़ी लाइन लगी है और सड़क बंद है। तो हमें तो अपना वो करना था। हमने प्रशासन ने उनसे बुलाया, एसओ को बुलाया, तहसीलदार को बुलाया कि ये क्या हो रहा है, ऐसे कहीं सड़कें ऐसे टैक्स लगाया जाता है रात में, और बिना सूचना के टैक्स लगा दिया गया। और सब ये प्रोटेस्ट में सारा सड़क जाम किए हुए हैं, शाहजहाँपुर से बरेली से लेकर शाहजहाँपुर जब रोड है। कैसा ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसको बुलाया और डांट दिया कि तुम कैसे प्रेसिडेंट हो। प्रेसिडेंट का मतलब ये थोड़ी है कि आप जो चाहोगे वैसे करोगे। हम यहाँ के एसडीएम हैं, हमारे बिना पूछे हुए तो उन्हें टैक्स लगाया कैसे, ऐसे कैसे लगा दी। और उसके बाद हटा ये फ़ौरन, ये सब लाइन लगी है यहाँ से लेके हटा फ़ौरन। अभी 1 घंटे के अंदर दरोगा से कहा 1 घंटे के अंदर ये सब सड़क वड़क सब खाली हो जाना चाहिए। तो खाली हो गई। और खाली होना तो नेचुरली जो प्रेसिडेंट था नगर पालिका का, वो चुना हुआ आदमी होता, और हमने उसको डांट लगा दिया ऐसे कह के। तो वो जाके शिकायत किया कमिश्नर साहब के पास गया। कमिश्नर हमारे एसएन पंडिता थे साहब, जानते थे हमको। तो उन्होंने कहा कि चंदपाल तो बहुत अच्छा काम करने वाला है, ये वो ऐसा कुछ नहीं होगा। हटाने के लिए कहा होगा उन्होंने कि हटा दीजिए, इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। फिलहाल वो ट्रांसफ़र हुआ बाद में कुछ दिनों के बाद, मगर वो सब उत्तर प्रदेश सरकार में भी उसने भेजी दरख्वास्त वगैरह। वो अप्रिशिएट हम ही को हुआ कि उसने लॉ एंड ऑर्डर को बचा लिया, सब सुधार किया। क्योंकि हम आईपीएस ऑफिसर थे तो लॉ एंड ऑर्डर सबसे पहले देखते थे। तो हमने आके वो काम किया ना कि सबको हटा के कर दिया कि जो वो है, कमिश्नर ने हटा के बाहर कर दिया। कुछ दिनों के बाद हमको वहाँ सिटी मजिस्ट्रेट बरेली बना दिया। और सिटी मजिस्ट्रेट बरेली के जब बने तो मालूम पड़ा कि वहाँ पर मंत्री जी आ रहे थे, एक अग्रवाल साहब थे, वो मंत्री थे। उनके ऊपर डेली ईंटें पत्थर फेंकने वाले थे लोग, वहाँ के बरेली कॉलेज के लोग, बड़े गुंडे टाइप के। तो हमने उनको बचाया और जैसे पुलिस के हथगंडे होते हैं यूँ करके गए, हटा एक तरफ, कोई माला वाला नहीं डाला। क्योंकि माला डाल रहे थे तो उनका चेहरा लाल हो रहा था, ऐसा मालूम पड़ता था जैसे इनको कोई अटैक वटैक नहीं हो जाए। तो हमने सबको एकदम भीड़ को हटा दिया। तो वो देख रहे थे, तो वो तो बाद में बहुत फ़ैन हो गए हमारे कि इन्हें तो बहुत ही अच्छे हैं। तो लेके गए और वो कार में बिठाया उन्हें। तो उन्होंने कहा अंदर बैठिए, चली। तो बहुत समझे कि बरेली कॉलेज का कोई लड़का है। उस समय की उम्र क्या रही होगी भाई, 73-74 की बात कर रहे हैं, पतले से दुबले से। तो हटा के बैठाया, अंदर चला। वो डर रहे होंगे कि कहीं ये तो नहीं है। फिलहाल वो उन्हें सर्किट हाउस से लेके पहुँच गए। और फिर उसके बाद वो ही बिकेम फैन ऑफ माइंड कि हमेशा जगदीश शरण अग्रवाल उनका नाम था, बहुत अच्छे व्यवहार किए थे, मुझे कर दिया। तो उसके बाद एक तो ट्रांसफ़र हुआ, फिर उसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट जब बन गए तो यहाँ से शुरुआत होती है। और होने के बाद हमने देखा कि एग्ज़ामिनेशंस होने वाली थी तो इंटरमीडिएट की, बोर्ड की। उस इंटरमीडिएट के एग्ज़ामिनेशन में किसी को कोई नकल करने का मौका नहीं मैंने दिया। वही डिग्री कॉलेज था वहाँ पर बरेली का, उसमें भी नकल नहीं होने दी, बिल्कुल नहीं होने दी। तो पूरा सेशन जो है 0 सेशन घोषित हो गया। और वो तमाम डर के बेचारे रह गए। मुझे दुख होता है कभी कभी, मगर मैंने नकल नहीं होने दी। तो मैं ये देखता हूँ कि आज नकल के पीछे या वैसे करने के लिए खुलेआम नकल होती रहती है, कोई पूछने वाला नहीं है। मगर हमने एज ए सिटी मजिस्ट्रेट बरेली ये इतिहास रचा कि कोई नकल नहीं करेगा उसी तरह से। और उसका बड़ा अप्रिसिएशन हुआ बाद में बरेली कॉलेज, और उनके किसी भी कभी भी हिम्मत नहीं हुई। दूसरा, सिटी मजिस्ट्रेट के रूप में तब तक इमरजेंसी लग गई थी, 74-75 की बात है जी। तो जो बदमाश किस्म के लड़के होते थे वो होटल रेस्टोरेंट में घुस गए, खाना खाया और उसके बाद रिवॉल्वर लेके भरने लगे कि साहब ये है, जिससे वो डर जाए बेचारा, पैसा नहीं मांगे।
लूट खसोट में नहीं, ये तो गलत बात है। तो हमने बहुत सख्ती की वहाँ पर और सब सख्ती करके लगा दिया पुलिस पहरा कि किसी में लड़के यहाँ आते हैं अगर खाना खा के बिना पैसा दिए जाते हैं तो मैंने कि उनकी बिल्कुल अच्छी तरह से धुनाई करो और जेल भेजो। तो ये सब इस तरह से काम तो हमने सिटी मजिस्ट्रेट में किया। फिर सिटी मजिस्ट्रेट के बाद ही 2-3 महीने के बाद करने के बाद ही सारी सड़कें वड़कें हम देखते रहते थे। तो उसके बाद हम जब दीघा सिटी मजिस्ट्रेट और एडीएम था वहाँ उसका, उनमें झगड़ा चलने लगा तो आपसे ही में झगड़ने लगे। तो उनको डील किया बहुत अच्छी तरह से और साथ में सड़कें वड़कों का जो अच्छा बनना चाहिए था वो बना नहीं। फिर वहाँ से जब हुआ सिटी मजिस्ट्रेट के बारे में तो हमने कहा कि वो जो चेयरमैन थे वहाँ के, वो बरेली कॉलेज के बरेली के सामने कोतवाली के सामने कुछ झोपड़ी वोपड़ी पड़ी होंगी तो लोग हटा रहे थे, रास्ते में अनाधिकृत रूप से पड़ी होंगी। तो हमने आए तो पता लगा, तो हमने बरेली के जो उस समय पुलिस का सिटी मजिस्ट्रेट था, सिटी का इंचार्ज था, सीओ सिटी कहते थे, और उनको हटा के मैंने भाई ऐसे कैसे हटा रहे, जब बरसात में ये महिलाएं जो इनके सारे शरीर जो भीग रहा है और इस समय नहीं हटाना चाहिए, बाद में हटा देते, कोई बात नहीं है। तो गरीब लोग तो थोड़ी सी अच्छी सी बात करो तो बड़े खुश होते हैं। हमने कि भाई हटाना है एनक्रोचमेंट तो यहाँ से सड़क के बीच से नापो, इधर से 200 फीट के अंदर जो आता है उनको सबको हटाओ एक तरफ से। तो ये न्याय वाली बात आ गई ना। तो जब न्याय की बात तो हर एक की बात तो नहीं रहती, तो दिमाग की बात है, आपके सोच की बात है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। तो हमने हटाया तो जनता जो और मेयर का जो आदमी था फावड़े लिए घूम रहा था, मैं भटक भागो यहाँ से, भगा दिया। अब वो जो है उसके बाद वहाँ सब इकट्ठे हो गए बरेली कोतवाली के सामने और चंद्रपाल सिटी मजिस्ट्रेट जिंदाबाद, नगर पालिका मेयर मुर्दाबाद ये नारे लगे, जबकि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। मेरा इंटरेस्ट यही था कि इन गरीबों को इस समय न हटा करके थोड़ी देर बाद हटा देते, उनको नोटिस दे देते, बरसात हो रही है, महिलाएं हैं वो भीग रही हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो इसको कहते हैं इसके शुरुआत है सोशल थॉट की कि किसी के अंदर क्या विचार पैदा होता है। तो ये हुआ। तो उसके बाद वो भागे जो है जो मेयर साहब थे वो आए यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के पास। चीफ मिनिस्टर भगुना साहब थे शायद। तो भगुना साहब के पास कह के उन्होंने कहा कि साहब देखिए मेरे नारे लगवा दिए, मेयर मुर्दाबाद, ये वो, और खुद सिटी मजिस्ट्रेट जिंदाबाद ये वाली हो गई। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है तो नेचुरली ट्रांसफ़र करना है। तो ट्रांसफ़र किया, वहीं पर एडीएम बना दिया प्रमोशन प्रमोशन कर दिया। पहले 60 रुपया में शायद में मिलता था स्पेशल अलाउंस, अब की बात 100 रुपये मिलने लगा। तो उन्नति हो गई, उन्नति हो गई। तो उसमें बेईमानी पकड़ने की और मौका मिल गया कि वो जो मेयर के जितनी भी सड़कें थी सब पर सब बिल बना के चिपका के भेज देता था और वो बनाते थे। तो मशहूर आदमी था पॉलिटिक्स का और वो ऑल इंडिया मेयर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष था। अब कौन पकड़े, कौन कहे कि तुम्हारी सड़क पे ढावट ठीक से नहीं पड़ी है, ये नहीं करा है, ये करा, इसकी जांच सत्यापन करें। तो एडीएम के रूप में हमें सत्यापन करने की बात कही तो वो पकड़ में आने लगे, बिल भुगतान नहीं हो। इसके बाद वहाँ पर डीएम हमारे माता प्रसाद जी पहुँच गए, हमसे सीनियर थे, 62 बैच के थे, हम 72 बैच के थे। जब वो पहुँचे तो नमस्कार करिए, कुछ दिनों के बाद उस आदमी को ये मौका मिल गया। यहाँ से शुरू होती है जात प्रेजुडिस दिमाग के। वहाँ के आदमी को मौका मिल गया कि साहब चंद्रपाल साहब भी जाटव जात के हैं, माता प्रसाद भी जाटव जात के हैं, दोनों नहीं रहने चाहिए एक साथ। अब ये बात चीफ मिनिस्टर के पास जाए कि साहब दोनों एक जात के हैं, तो और या तो फिर सोचना चाहिए कि आप चंद्रपाल को पसंद कर रहे हो, अच्छा मान रहे हो, कार्य को जान रहे हो, जात के आधार पर आप हमको हटाएंगे। इस बात पर साहब हमको कुछ नहीं हुआ था, मुश्किल से 15 दिन माता प्रसाद को भी हुए थे और मुझे भी ज़्यादा नहीं हुए थे आज एडीएम मगर मैंने मांगा भी नहीं था, हटा के मुझे इमरजेंसी लग चुकी थी तो हमको बना दिया एडीएम मुरादाबाद। अब एडीएम बरेली में और एडीएम मुरादाबाद में क्या अंतर था, मगर हमारे लिए तो कोई अंतर नहीं था, मगर एडीएम मुरादाबाद बना दिया और वहाँ से बरेली से हम ट्रांसफ़र होकर आ गए। उस समय दिल में दुख हुआ कि मेरा बेटा बीमार था, जो बड़ा बेटा है आज जो इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस में है, ये बीमार था, छोटा था। तो उसके समय में सबके पास गया कि इस समय मुझे मत करिए, मगर वो हमारे जगदीश चंद्र अग्रवाल साहब थे, उन्होंने कहा ठीक है हम नहीं करवा पाएंगे क्योंकि वो
मुहैया है तो आपको मुरादाबाद चले जाइए, कोई बात नहीं। तो मैं मुरादाबाद आ गया। ये ट्रांसफ़र इतने में कितने साल हो गए, कितने ट्रांसफ़र हो गए, इतने ट्रांसफ़र हो गए। उसके बाद मुरादाबाद में आए तो मुरादाबाद में अपनी तरह से जो इमरजेंसी के काम थे, गरीबी हटाओ वो बटाओ, और गरीबी हटाओ में हमने गरीबों का बहुत ज़मीन का वितरण किया। जब वो सीढ़ी में ज़मीन निकाली तो एक सीढ़ी की ज़मीन निकालने में वहाँ की एक वो थी, बाद में मंत्री बनी, और बिलारी, रानी बिलारी, उनकी बहुत एकड़ ज़मीन थी जिसको कोई नहीं निकाल रहा था। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट से भगुना जी का ज़माना था, वो शायद नरेंद्र तिवारी जी की ज़्यादा नज़दीक थी, भगुना जी कम नहीं थी। तो भगुना जी ने लिख के भेजा कि इनकी ज़मीन निकाली जाए। तो हमने चंदौसी बैठ के उनकी ज़मीन को बाकायदा नियम के अनुसार एसडीएम वगैरह मिला के, तहसीलदार मिला के ज़मीन को डिक्लेयर, सरप्लस डिक्लेयर कर दिया। और उन्होंने सुबह बुलाया, और बुलाने के बाद 8-9 बजे और कहती है मैं आपको अपने बेटे की तरह मानती थी और आपने तो मेरी सारी जड़ खोद दी। मैंने कि कैसे मैडम, मैंने क्या जड़ खोद दी आपकी? जो आप ही की शासन का है कि गरीबी हटाओ और सबको न्याय मिले, ये है वो वाला काम हम कर रहे हैं। और हम मैंने कि एडीएम लैंड रिफॉर्म्स भी है तो हमें करना ही है, इसमें कोई बड़ाई की बात है नहीं, मैं आपको सस्पेंड करा दूंगी, मैंने आपको ट्रांसफ़र करा दूंगी, फलाना कर दूंगी। मैंने जैसा आए मैडम आप करिए, और आप लोगों में ताकत है। और मेरा ट्रांसफ़र हुआ, बड़ा फनी टाइप का ट्रांसफ़र। नरेंद्र तिवारी जी तब तक चीफ मिनिस्टर बन गए। उन्होंने मालूम क्या लिखा? चंद्रपाल IAS 1972 बैच इज़ प्रमोटेड ऑन एडहॉक बेसिस इन सीनियर स्केल ऑफ IAS एंड ही इज ट्रांसफर्ड एज RFC झांसी। मतलब दिस इज अनदर ट्रांसफ़र, फनी ट्रांसफ़र ऑन एडहॉक बेसिस पे। कभी IAS ऑफिसर के जूनियर स्केल से सीनियर स्केल में नहीं हो, ऐसे प्रमोशन होता है, मगर ये किया नरेंद्र तिवारी। क्यों? जानते थे कि चंद्रपाल सही है, इसलिए उन्होंने ट्रांसफ़र तो किया, मगर मुझे फील हुआ कि नहीं होना चाहिए। तो वहाँ जनता ने इतना ज़बरदस्त स्वागत किया और इतनी मीटिंग होती रही। तो उससे हमें जो ट्रांसफ़र हो के हम चले, तो हम जो रेलवे स्टेशन पे उसमें बोगी पे खड़े हैं, हाथ जोड़ रहे हैं पब्लिक के, और नेता टाइप के मालाएँ पड़ी हुई हैं। तो उसके बाद हमें मालूम पड़ा कि हमारा जन्म तो कहीं दूसरी जगह हुआ है, किसी दूसरे काम करने के लिए हुआ है। न्याय करना कोई पाप नहीं है, ट्रांसफ़र हो रहा है कोई पाप नहीं है, मगर जो होना चाहिए था कि ज़मीन सरप्लस निकाली जानी चाहिए थी, वो निकाली गई। दूसरा हमारे दिमाग में ये आया कि हम यहाँ बैठते रहते हैं और जनता को सुनता नहीं, इमरजेंसी लगी हुई है। तो हमने ऑर्डर किया कि साथ ही साथ, क्योंकि हम ही सब कुछ करते थे वहाँ, इसका DIR के केस करते थे, और मिसा के केस हमारे कलेक्टर साहब करते थे। NK सब्रवाल कलेक्टर साहब थे, फरात अली NK सब्रवाल। तो हम उसके बाद वहाँ हमने कहा कि सब लोग, सारे अधिकारी हम जाएंगे, हमारे साथ एडीएम पिलाने जाएंगे, और हमारी बैचमेट थी वो भी। तो उनका जाके ब्लॉक लेवल पे या गाँवों में हम लोग जो है वो मीटिंग करेंगे, जिससे जनता अपनी बात हमारे सामने रखेंगे। तो ये जो है पब्लिक जिसे कहते हैं प्रशासन एट द डोर ऑफ द विलेज, इस तरह से हमने प्रशासन में वहाँ शुरू किया। उसका फिर बाद में हम रेवेन्यू सेक्रेटरी बने, तो वही ऑर्डर जारी किया कि हर जगह जो है हर एक के दर्शन होने चाहिए, हर एक जो जनता मिल सके, जनता दर्शन होना चाहिए, जनता दल सम्मान हो और हर एक मिले। यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर के भी एक जो बाकायदा वो बनेगी, जिससे कि जनता वहाँ पर चीफ मिनिस्टर से भी अपने दुख कर सकेगी। ये हमने वहीं से सीखा था। फिर ये भी वहाँ से भी ट्रांसफ़र हुआ ADM से, पूरा जब RFC बन गए, तो RFC में तो एक आध जगह ऐसा मिला कि पूरा हॉल भरे पड़े सरसों के भर के किसी ने रख लिए व्यापार करने के लिए, ब्लैक में बेचने के लिए। तो RFC का मतलब पूरा कंट्रोल करता है पूरे डिवीज़न का, तो सारा प्रोक्योरमेंट जो होता है अनाज का भरता, उसके धरण पोषण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी को DSO करता है, ये जो करते। तो उसकी शिकायत करी गई। तो एक यहाँ पर हमारा PR पुनिया, ही वाज द कलेक्टर। तो ही वाज कलेक्टर, उन्होंने वो जो है कलेक्टर को अधिकार होता है कि वो रिलीव कर दे, उन्होंने छोड़ दिया। यानी अनधिकृत से भरी हुई बिल्डिंग में सरसों मिली है, और उन्होंने छोड़ दिया। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे ये हालत है। तो लल्ला के पाँव पूतने में दिखाई देते ना, तो वहीं से दिखाई दिए कि क्या करना है, कौन क्या करता है, छोड़ दिया। और बदमाश बेईमानों को, तो हमने बेईमानों को पकड़ने के लिए इसी बीच में हमारे नाम नरेश यादव जी वो बने चीफ मिनिस्टर। तो हमारा वहाँ से पोस्ट ट्रांसफ़र हुआ झांसी से,
4 अक्टूबर मैंने चार्ज दिया था यहाँ पर डायरेक्टर टूरिज्म एंड मैनेजिंग डायरेक्टर टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये हुआ। तो ये कौन सा ट्रांसफ़र है ये भी सोच लो। तो यहाँ पर जो हम आए, बीमार थे, हमारा बेटा वो सब जगह कहते रहे पर किसी ने सुना नहीं, और मुझे डायरेक्टर टूरिज्म एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का दोनों का काम देखना पड़ा, कहना पड़ा। और फिर उस समय 7 बंगले थे, टूरिस्ट बंगलों, सारे टूरिस्ट बंगले मैंने सारे देश के प्रदेश के सारे प्रदेश के टूरिस्ट बंगलों मेरे द्वारा जा के देखे गए थे और बनवाए गए थे। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई गई थी, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि एंड बुद्ध कम्प्लेक्स, ऐसे जितने भी जो भी हो सकते थे सब मामला, पॉलिटिकल राजनीतिक जितने भी हैं सबके विकास करने की योजना बनाई, जिससे कि आज सारा का सारा टूरिज्म उत्तरांचल में चला गया। वो सब जितने भी टूरिस्ट बंगलों, सीरत, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब जितने भी तल्लीताल, मल्लीताल, ये सब जो है लोहाघाट, चंपावत, ये जो वो बने थे जो उसके बाद आज जो टूरिज्म विकसित हो रही है उन्हीं प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट्स के आधार पे आगे चल रही है, इसलिए मुझे बड़ा खुशी होती है। दूसरा एक और है, टूरिज्म का जो फेस्टिवल बनाए, हर जगह फेस्टिवल चले, आगरा फेस्टिवल, लखनऊ फेस्टिवल, सब जितने भी फेस्टिवल है वो सब मेरे द्वारा शुरुआत की थी। एक बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ था, एक दिन बैठे थे अब गवर्नर साहब के यहाँ, R.D. सोनकर साहब उसके गवर्नर साहब के प्रमुख सचिव थे। उन्होंने जब बात हुई तो ऐसी बातचीत में हमने कहा, मेरे साहब दिल्ली में 26 जनवरी को परेड निकाली जाती है जी, हम क्यों ना अपने लखनऊ से शुरू करें। तो उसमें परेड हो, यहाँ पर मेरी आर्मी भी है, पुलिस भी है, इस कॉलेजेस भी होंगे, और आप शुरुआत करिए। और उस समय से जो वो शुरुआत हुई, जो 26 जनवरी के जो डाला गया नींव, वो चंदपाल की डाली हुई नींव है। मगर लास्ट में हमारे मंत्री थे, एक आदमी को ड्राइवर था जिसको निकाल दिया गया क्योंकि उसने एक्सीडेंट कर दिया था। अब वो मुस्लिम जेंटलमैन था, हमारे सीतापुर के थे, अंसारी साहब क्या थे, वो कहते हैं कि मेरी भारत सरकार में शिकायत हो रही है, हाई कमान में शिकायत हो रही है कि साहब वो मैं जो मुसलमानों का हित नहीं देख पा रहा हूँ। एक चपरास, एक ड्राइवर को निकालने पर यह हुआ, एंड वो पीछे पड़ गए कि हटाइए चंदपाल को, हटाइए चंदपाल को, हटाइए। खैर कुछ नहीं हटा पाए, वो रामनरेश यादव जी ने बिल्कुल नहीं हटाया। पहले चीफ मिनिस्टर से जो अड़ गए कि नहीं हटाएंगे, किसी बताइए ना क्या बात है, काहे कि क्यों हटाए, तो नहीं हटाया। उसके बाद में रामनरेश यादव जी के बाद उन्हीं के ज़माने में के शायद बाद में एक इंसिडेंट है जो वीर बहादुर सिंह के ज़माने के, वीर बहादुर सिंह के ज़माने के वहाँ का रामगढ़ ताल और वो सब विकास योजना वगैरह बनी, वो भी मेरे द्वारा बनाई हुई है। मैं कभी माननीय मुख्यमंत्री के पास गया नहीं कि मैंने आपके रामगढ़ ताल को विकास किया था, मुझे बहुत अच्छी पोस्ट दे दो, कुछ नहीं मैंने कहा है, किसी से नहीं कहा। अब मैं देख रहा हूँ कि कभी किसी ने कोई भी तो जानेगा कि हमने कुछ किया है प्रदेश के लिए और भारत सरकार के लिए, तो सब कुछ है। हमने कहा भागीदारी है, भागीदारी होनी चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर से हम यही कहते हैं भागीदारी हो, बस और कुछ नहीं। तो जानती हैं अच्छी तरह से। अब मेरा यही रहा है कि हमें जिन्होंने परेशान किया है, काम भी रुपया दिया तो स्वर्ग में चले गए, उनसे तो बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। वैसे जांच होनी चाहिए थी, कितनी प्रॉपर्टी कहाँ से बनी, क्या हुआ है। दूसरा दूसरे जो सतीश मिश्रा जी हैं, उन्होंने अपने मिसेज के नाम से जाने कितना लंबा चौड़ा वो बनवा दिया है, मगर कोई ना कोई सहायता तो रही होगी। उनसे हम लोगों का समाज चिल्लाता रहता है कि सतीश मिश्रा की वजह से बीएसपी डाउन हुई है, बीएसपी डाउन हुई है, तो हमें क्या लेना देना। हम लौट कर रिटायर होने के बाद, जबकि रिटायरमेंट के दिन से एक दिन पूर्व हमसे मनमोहन सिंह साहब ने बुला के कहा कि कोई भी पोस्ट ले लो, ये प्रिविलेज मुझे ही है, कोई भी पोस्ट ले लो। तो मैंने कि सर रिटायर हो गया, वो क्या करना है, हमने 36 साल IAS की नौकरी कर ली, आपका प्यार मिला है, बहुत बहुत अच्छा है। क्योंकि वह जब बोलता था तो वो तालियां बजाते थे प्राइम मिनिस्टर साहब जी, बड़ी खुशी है, गर्व है इस बात का कि उन्होंने ऐसे ऐसे किया। मेरे पास फोटो है। मान लीजिए ये जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे चिदम्बरम साहब, उनके हमने इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ मद्रास में, उसमें भाषण दिया था कि किस तरह से गरीबों का उद्धार होगा, कैसे टेक्निकल स्किल्स आपके आगे बढ़ेंगी। तो स्किल डेवलपमेंट मिशन बनवाया था, 36,000 करोड़ पर गरीबों के लिए केवल ट्रेनिंग हुआ है। MSME का सेक्रेटरी बनाया था, तो MSME सेक्रेटरी में 2 करोड़ रुपए तक, 1 करोड़ था पहले, 2 करोड़ रुपए तक ऋण मिल सकता है अपने प्रोजेक्ट चलाने के लिए, प्लस
स्वीकाज के लिए और अन्य जनरल लोगों के लिए भी कह दिया कि इतने करोड़ रुपए, इतने रुपए लाख का ऋण पे इतने % सब्सिडी मिलेगी। सब कुछ तो दे दिया है। अब उसके बाद भी अगर कोई न उसका लाभ उठा पाए तो फिर चंद्रपाल के हाथ में नहीं है। जहाँ तक है अपना है रिटायरमेंट होने, वो कहने लगे हमारे साथ आ जाओ। पॉलिटिक्स में मना कर दिया उनके यहाँ, वो जो हमारे मध्य प्रदेश के हैं दिग्विजय सिंह साहब, उन्होंने कहा मना कर दिया। उसके बाद हमने कह दिया कि सबसे छोड़िए, हम अपनी बात रखेंगे चाहे कुछ हो जाए, चाहे हमें जनता पसंद करे न करे, वो जो जीवन में देखे नंबर 1 जातीयता समाप्त हो, सबसे बड़ा दुश्मन है वो रहेगा। सांप्रदायिकता ख़त्म हो, आतंकवाद ख़त्म हो, एंड जितने भी और जो आतंक इस तरह के बात हैं जिनसे देश का नुकसान होता है, एकता अखंडता को नुकसान होता है, भाईचारा को नुकसान होता है, वो समाप्त होनी चाहिए। मानव मानव एक समान जियो जीने देव का नारा होना चाहिए। ये सब होगा और बाकी बातें जितनी भी जुडिशल रिफॉर्म्स होना चाहिए कि जुडिशल रिफॉर्म्स जो इलेक्शन उसमें उससे आना चाहिए लोगों को, IAS IPS जैसे आते हैं। और ये जो आजकल हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा और उन्होंने भी कहा है, तो और लोग कर रहे हैं कि सब आना चाहिए। तो जो अच्छी बातें होती हैं हम हमेशा पिकअप करके ज़रूर हम कह देते हैं, बोल देते हैं। आप नाराज़ होंगे तो उस समय कांग्रेस में नहीं जा पाए इसी वजह से, क्योंकि हमने साफ साफ कह दिया कि आपके ज़माने में भी हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ और फिर लेना है तो हमारी पार्टी बना दी। तब तक पार्टी हमारी है आदर्श समाज पार्टी, किसके लिए? टू आदर्श मानव, आदर्श समाज, आदर्श राष्ट्र बनाने के लिए ये कल्पना है। सांप्रदायिकता खत्म हो, रोज़ सांप्रदायिकता दंगे होते हैं, रोज़ाना कम्युनल राइट्स की बात आती है, तो रोज़ छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप होते हैं। आज भी मैं देख के आंसू रो रहा था। बताइए जब इस देश में ऐसी स्थिति हो तो कहाँ से मॉरल वैल्यूज़ आएंगी, कैसे बनेंगी? हैं तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि उन सब के लिए मेरे जैसे आदमी के साथ खड़े हो जाए जनता, तभी कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। जिस तरह से चल रहा है वैसे चलता रहेगा और ज़्यादा ख़राब हो, दिन पर दिन ज़्यादा ख़राब होने वाला है। भाई भाई के बीच में बड़ी भाई खाई पैदा होती जा रही है। हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन जैनियों का पूरा प्रदर्शन तो आज मैंने देखा टीवी पे, जैनियों का प्रदर्शन निकल रहा है। क्यों? कि उनके 2 मुनी लोगों को मार डाला। ऐसे ही तो अब सबके लिए खतरा पैदा हो रहा है। हर एक आदमी ये कहने लगा जाने कौन कब लड़कों को मैं पिटता हुआ देखता हूँ जो भाषण देते हैं, नए नए नेता बना है वो हमारा, वो भाषण देता है हाथ फैला फैला के जोर जोर से चिल्ला के, जैसे चीफ मिनिस्टर इसी को बना दो क्योंकि सबसे ज़्यादा भाषण हाथ फैला फैला के दे रहा है। आप बना दीजिए उसको, मगर हमारे समाज के लड़कों को तो बचाओ भाई। ऐसे लड़कों को भड़काओगे तो वही लड़के पीटेंगे, मारे जाएंगे और कुछ उन्नति होगी नहीं। पढ़ाई करिए। अब हमने पढ़ाई रहते हुए भी पढ़ाई की, कितने पढ़ाई की, PhD हैं हम, D.Litt हैं 2 PhD हैं और D.Litt है, D.Litt बुद्धिज्म में है। अब बात मत करो नमो बुद्धा ने मत कहना, तो ये तो गलत बात है क्योंकि सारे संसार में बुद्धिज्म फैला था। अब वो बुद्धिज्म को जिसने हिंसात्मक कार्यवाहियों ने ख़त्म किया है, जो स्वार्थी तत्व थे उन्होंने बुद्धिज्म को ख़त्म किया। हमने तो पूरा इतिहास पढ़ा है और उसमें D.Litt में रखा हुआ है। अभी किताब मैंने छपवाई नहीं है, उसे छपवाऊँगा और सबको सर्कुलेट करूँगा, जिससे लोग समझें कि क्या बुद्धिज्म का। जय भीम, नमो बुद्धाय।